ये चित्र जो है ये इंपॉर्टेंट है। एनोड के ऊपर कौन सी गैस बनती है, उस गैस का नाम बताओ, ऑक्सीजन। कैथोड के ऊपर कौन सी गैस बनती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, परीक्षा में सीधे पूछ सकते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल देखो साइंस में आपका स्वागत है। कल वाले वीडियो में अपने देखा था रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, उसके बाद में अपन इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आगे आती है नंबर 2 अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, जस्ट ये संयोजन की उल्टी है। वियोजन में होता है एकल अभिकारक टूटकर अधिक उत्पाद बनाते हैं। कोई एकल अभिकारक है वो टूटता है और नया उत्पाद बनाता है। जैसे मैं बात करूं एक अभिक्रिया लेके MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये कोई एकल अभिकारक है, ये टूटता है किसमें, Mg+O2 में टूटता है, Mg+O2 में टूटता है। यानी कि अगर इसको संतुलित करें तो इसके आगे 2 लगा दो, फिर ये संतुलित हो जाएगी अभिक्रिया। तो यानी कि एकल अभिकारक है, ये 2 उत्पादों में टूट गया, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। इसी प्रकार से अपन और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पे नीचे देखो, अब वियोजन भी अलग अलग प्रकार से होती है। उष्मीय वियोजन हो सकता है, विद्युत वियोजन हो सकता है और प्रकाशीय वियोजन हो सकता है, थर्मल हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइटिक हो सकता है और फोटोकेमिकल भी हो सकता है। उष्मीय वियोजन की अगर अपन बात करें तो उष्मीय वियोजन का एक यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। इसके अंदर देखो फेरस सल्फेट, ये इसका नाम लिखा है, इसका नाम होता है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट जो है, इसको अगर अपन हीट देंगे तो हीट देने के बाद में यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड बनता है। इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 प्लस यहाँ पे बनता है SO2 और SO3 बनता है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने क्या देखा, एकल अभिकारक है और वो अलग अलग उत्पादों में टूट रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है ना। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, यानी कि अपने को उष्मा दे रहे हैं, इसलिए ये उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार से अपन एक और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, क्या, जैसे कि CaCO3, यहाँ पे क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब अगर अपन उष्मा देंगे यानी कि हीट देंगे तो ये क्या करेगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस Ca2 में चेंज हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ जाएगा। यहाँ पे भी क्या है, एकल उत्पाद है, 2 उत्पादों में, एकल अभिकारक है, 2 उत्पादों में टूट गया। ये भी कैसी अभिक्रिया है, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया है। तो ये अलग अलग इस प्रकार से इसे एग्जाम्पल अपन उदाहरण देख सकते हैं। इसी प्रकार से अगला है वियोजन अभिक्रिया। विद्युत वियोजन में क्या होता है, कोई जैसे ये जल है, ये जल है, जल के अपन ने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट दिया। जैसे मान लो कोई एक पीछे एग्जाम्पल दे रखा है इसी का, ये जल का विद्युत अपघटन दे रखा है। इसके अंदर क्या किया, ये एक कोई मग दे रखा है या फिर बीकर ले सकते हैं अपन, बीकर दे रखा होता है। उस बीकर के अंदर अपन ने क्या किया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड की छड़ लगा ली, इलेक्ट्रोड की छड़ लगा दी। ये इलेक्ट्रोड की छड़ जो है ये ग्रेफाइट की रोड लगा ली अपन ने। उसके बाद में इन ग्रेफाइट की रोड के ऊपर एक यहाँ पे परख नली, एक ये परख नली, ये होती है, इसको कहते हैं परख नली। तो यहाँ पे परख नली अपने डाल दी, इसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब, ये डाल दी। और इन जो छड़ों है, इन छड़ों को ऐसे वायर से कनेक्ट कर दिया बैटरी से, इस छड़ को कनेक्ट किया बैटरी से प्लस सिरे से, तो इसका नाम दिया एनोड। माइनस से कनेक्ट किया, इसका नाम दिया कैथोड। हमेशा ध्यान रखना, एनोड के ऊपर हमेशा प्लस चार्ज होता है, कैथोड के ऊपर माइनस चार्ज होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे स्विच लगा दिया, 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी। अब इसके जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, इस वायर से इसके अंदर करंट जाएगा, ग्रेफाइट की जो रोड है इसके अंदर करंट उत्पन्न होगा। अगर जो कैथोड वाली जो रोड है, इसके ऊपर जैसे रोड है, इसके चारों तरफ ये बुलबुले बनेंगे। अगर कैथोड वाली रोड के चारों तरफ जो बुलबुले बनते हैं वो इसके अंदर होगी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस होगी। और एनोड वाली छड़ जो है, इसके ऊपर जो बुलबुले बनेंगे वो बुलबुले होंगे ऑक्सीजन के। ये हाइड्रोजन के बुलबुले, ये ऑक्सीजन के बुलबुले। और पता कैसे करें कि ये हाइड्रोजन है या फिर ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, जहाँ पे अधिक आपको बुलबुले दिखे, छड़ के चारों तरफ अगर अधिक दिखे बुलबुले, वो तो है हाइड्रोजन, कम दिखे वो क्या है, ऑक्सीजन है। तो इस प्रकार से अपन विद्युत का अपघटन करके भी इलेक्ट्रोडों को देख सकते हैं, ऊष्मा यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि वियोजन अपन कर सकते हैं। यही तो अभिक्रिया थी भाई, जल है, इस जल के अंदर अपन ने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट दिया और ये किस में चेंज हो गया, H2+O2 में चेंज हो गया। अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ पे भी 2 लगा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से यह एकल अभिकारक टूट के अलग अलग उत्पादों में चेंज हो जाता है। इसी प्रकार से अपन फिर आगे बढ़ते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं, अगली आती है प्रकाशीय अभियोजन। प्रकाशीय अभियोजन के अंदर क्या होता है, जैसे यहाँ पे अभिक्रिया दे रखी है AgCl की, सिल्वर क्लोराइड की दे रखी है। सिल्वर क्लोराइड एकल अभिकारक है, इसको सनलाइट दिया, सूर्य का प्रकाश दिया, जैसे ही सूर्य का प्रकाश देंगे तो यहाँ पे Ag अलग हो जाएगा सॉलिड के रूप में और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। और ये जो है AgCl भी ले सकते हैं, AgBr भी ले सकते हैं, सिल्वर क्लोराइड भी ले सकते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड भी ले सकते हैं। और इसका अगर उपयोग की बात करें तो इनका उपयोग जो है वो श्याम श्वेत फोटोग्राफी के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो ये प्रकाशीय वियोजन इस प्रकार से होता है। तो ये वियोजन अभिक्रिया यहाँ पे पूरी होती है। वियोजन का तीन प्रकार होते हैं, इसके ध्यान रखना, उष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। अभिक्रिया मैंने बता दी, इसका ये ध्यान रखना। ये चित्र पूछते हैं सीधा सीधा, ये चित्र जो है ये इम्पोर्टेंट है, पूछा भी हुआ है और पूछते हैं। जल का विद्युत अपघटन का नामांकित चित्र बनाते हुए समझाइए। तो आपको ध्यान ये रखना है। अगर ऐसा भी पूछ सकते हैं कि एनोड के ऊपर कौन सी गैस बनती है, उस गैस का नाम बताओ, ऑक्सीजन। कैथोड के ऊपर कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन। तो ये दोनों गैसों के बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगली अभिक्रिया आती है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। मतलब क्या हुआ, अधिक क्रियाशील तत्व जो है वो कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। यहाँ पे अभिक्रिया देखो, ये अभिक्रिया देखते हैं Fe फेरस, फेरस की क्रिया करवाई कॉपर सल्फेट से। तो यहाँ पे क्या किया, फेरस ने कॉपर का विस्थापन कर दिया और खुद फेरस जो है वो सल्फेट के साथ में जॉइंट हो गया और बना दिया फेरस सल्फेट, और कॉपर को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। यहाँ पे ये देखते हैं कि इसमें जो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसके अंदर, अब इसमें क्या किया इसने, आयरन ने दूसरे तत्व जो कॉपर है उस कॉपर को कॉपर सल्फेट से के विलयन से क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, हटा दिया, और स्वयं जो फेरस है वो आके सल्फेट के साथ में जुड़ गया। तो इसने क्या किया, विस्थापन किया ना इसका। तो ये अभिक्रिया होती है विस्थापन अभिक्रिया। इसी प्रकार से एक अपन और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका विस्थापन अभिक्रिया का, क्या कि Zn जिंक की क्रिया जब अपन कॉपर सल्फेट से करवाते हैं, CuSO4 से करवाते हैं, तो क्या होता है, जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर जो है वो बाहर आ जाता है। यहाँ पे ये अधिक क्रियाशील तत्व है, ये कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, यानी कि जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर बाहर निकल जाता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से अपन और भी देख सकते हैं, जैसे एक अभिक्रिया है Pb, लेड की क्रिया करवाओ कॉपर क्लोराइड से, तो क्या करेगा, लेड अधिक क्रियाशील तत्व है, कॉपर कम क्रियाशील तत्व है, तो लेड कॉपर को विस्थापित कर देगा। जैसे ही विस्थापित करेगा तो ये लेड क्लोराइड बन जाएगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा। तो ये अभिक्रिया भी ध्यान रखना विस्थापन की, ये भी विस्थापन की है, ये भी विस्थापन की अभिक्रिया है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम जाती है, जिससे कॉपर सल्फेट के नीले विलीन का रंग जो है वो हरा फेरस सल्फेट के निर्माण के कारण हो जाता है। यहाँ पे चित्र में देख सकते हो। इस प्रकार से फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अगली अभिक्रिया आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, परीक्षा में सीधी पूछ सकते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। कैसे, देखो अभिक्रिया देखो, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। आयनों का आदान प्रदान होता है। इसके अंदर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो सोडियम सल्फेट, ये सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट की क्रिया करवाई बेरियम क्लोराइड से। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो आयनों का आदान प्रदान कैसे हो रहा है। यहाँ पे सोडियम जो होता है, सोडियम के ऊपर हमेशा होता है प्लस का एक चार्ज, ये सल्फेट है तो सल्फेट के ऊपर हमेशा होता है SO4 माइनस का 2 चार्ज होता है, ठीक है। और बेरियम जो है, बेरियम के ऊपर होता है प्लस का 2 चार्ज, ठीक है। और क्लोरीन जो है इसके ऊपर होता है माइनस का 1 चार्ज, ये माइनस का होता है क्लोरीन, बेरियम प्लस का 2 चार्ज होता है, सल्फेट के ऊपर माइनस का 2 चार्ज होता है और Na के ऊपर होता है प्लस का 1 चार्ज। अब क्या होता है, प्लस माइनस के साथ में जुड़ेगा और माइनस प्लस के साथ में जुड़ेगा। यहाँ पे जो Na है, Na2 है, ये क्रिया किससे करेगा, इस Cl से करेगा, यानी कि Na के ऊपर प्लस का चार्ज है, ये जुड़ेगा इस माइनस वाले चार्ज के साथ में, यानी कि क्लोरीन के साथ में जुड़ेगा। Na क्लोरीन से जुड़ के क्या बना देगा, NaCl बना देगा।
और यहाँ पे जो सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज है, ये किसके साथ में जुड़ेगा, -2 जो है ये +2 के साथ में जुड़ जाएगा, Ba+2 के साथ में जुड़ेगा, यानी कि बेरियम से जुड़ जाएगा सल्फेट और क्या बना देगा, बेरियम सल्फेट बना देगा। यानी कि यहाँ पे आयनों का क्या हुआ है, आयनों का आदान प्रदान हुआ है ना। तो आयनों का जब आदान प्रदान होता है तो उसे अपन कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पे देखो बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है। ये जो बेरियम सल्फेट बना है ये सफ़ेद रंग का होता है, सफ़ेद रंग का होता है। इसका अवक्षेप बनता है, अविलेय होता है, ये विलेय नहीं अविलेय, इसलिए इस अभिक्रिया को अपन अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे अवक्षेप बना है और सफ़ेद रंग का बना है, अविलेय है, इसलिए उसको अपन कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखो ये जो दो अणु हैं, ये दो अणु दे रखे हैं सोडियम के, ये भी सोडियम है, ये भी क्या है, सोडियम है। ये जो बीच वाला जो दे रखा है ये है सल्फर, और ये एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, ये 4 ऑक्सीजन। सल्फर के साथ चारों तरफ ये 4 ऑक्सीजन है, ये 2 नाइट्रोजन के अणु, ये 2 जुड़े हुए हैं, ये बना हुआ है सोडियम सल्फेट। अब यहाँ पे देखो ये है बेरियम, ये भी बेरियम है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है। अब देखो किस प्रकार से जॉइंट हो रहा है, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है एक बेरियम, ठीक है, बेरियम जो है, और यहाँ पे क्या था सल्फर, यहाँ पे क्या था ऑक्सीजन, ये क्या था ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। इस प्रकार से ये जॉइंट हो जाता है। फिर आगे देखो यहाँ पे देखो ये क्या था, ये था आपके सोडियम Na, ये भी Na, ये Cl, ये Cl। तो ये इस प्रकार से नमक का एक अणु, नमक का दूसरा अणु, 2 नमक के अणु बना देते हैं। यहाँ पे बेरियम सल्फेट बन जाता है, यहाँ पे ये बेरियम क्लोराइड था, यहाँ पे सोडियम सल्फेट था। इस प्रकार से ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है, यानी कि आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद में आप यहाँ पे आती है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये अपन ने देखी थी वैसे संयोजन के अंदर, संयोजन अभिक्रिया के अंदर देखी थी, और ये आती है वियोजन अभिक्रिया के अंदर। इसमें क्या हो रहा था, ऊष्माक्षेपी के अंदर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। इस अभिक्रिया में, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा जो है ये निकलती है, और ऊष्माशोषी के मतलब इसको याद रखने की ट्रिक ये है, देखो इसके अंदर आ रहा है ऊष्माशोषी, शोषी से आप याद रखो अवशोषण, शोषी से क्या याद रखोगे, अवशोषण, यानी कि ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, ऊष्मा अंदर की ओर आ रही है, यानी कि अभिक्रिया हो रही है, ऊष्मा लग रही है, ऊष्मा अंदर आ रही है, और यहाँ पे देखो ऊष्मा बाहर निकल रही है। इन चित्रों से आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हो अच्छे से। उत्पादों का निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी क्या होता है, उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश वर्ड ध्यान रखना, एक्सोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक, ठीक है। और जिनके अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि ऊर्जा लगती है, एनर्जी लगती है, उनको अवशोषण करनी पड़ती है, उसे अपन कहेंगे क्या, एंडोथर्मिक, यानी कि ऊष्मा शोषी। तो ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी, ये दोनों आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आता है उपचयन और अपचयन, इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में सीधा सवाल बनेगा। उपचयन और अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये इंग्लिश वाले नाम भी याद रखना, ऑक्सीडेशन कहते हैं उपचयन को, और रिडक्शन कहते हैं अपचयन को। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हिंदी में इसको कहते हैं उपचयन, और ये होता है अपचयन। उपचयन और अपचयन में कन्फ्यूजन नहीं होना है। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन की वृद्धि होना, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की अगर वृद्धि हो रही है तो वहाँ पे उपचयन होगा, और हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन की कमी हो रही है। ऑक्सीजन की वृद्धि होना और हाइड्रोजन की क्या होना, कमी होना, और वो होता है उपचयन। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन के अंदर, यानी कि अपचयन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है, और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। ये इसकी नॉर्मल परिभाषा है, इसके और भी उदाहरण है, इसके और भी नियम होते हैं, वो अपन आगे और पढ़ेंगे। और जैसे मान लो यहाँ पे देखो ये एक अभिक्रिया दे रखी है, कॉपर की क्रिया ऑक्सीजन से करवाई, हीट दी, हीट देने के बाद में ये कॉपर ऑक्साइड बना, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और ऑक्सीजन जुड़ के क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, यानी कि कॉपर यहाँ पे क्या हो रहा है, उपचयित हो रही है। कॉपर जो है यहाँ पे ये उपचयित हो रही है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कॉपर के अंदर। और इस प्रकार से ये अपचयन और उपचयन की अभिक्रियाएं होती है, परिभाषाएं होती है। और इसके बाद में अपन पढ़ेंगे अगले वीडियो के अंदर रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। अगर चैनल में आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।